सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great हम बैठे हैं चौधरी सेनवी चमन जी। आज बात करेंगे हम यूपी और 4 स्टेट में चुनाव हुए हैं, वहाँ किस पार्टी की जीत हुई है, क्यों जीत हुई है, इस बारे में बताएंगे चौधरी सेनवी चमन जी। चमन साहब, 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस आई है, 2 स्टेट में भाजपा आई है और 2 में कोई पार्टी नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहने का हिसाब नहीं बन रहा दिमाग में, क्या कहूँ। फिर भी ये कह सकता हूँ कि जिस पार्टी की तकदीर में जो स्टेट था उसको मिल गया। अब 2 स्टेटों का फैसला होना है। बढ़त में तो कांग्रेस है दोनों स्टेट में। अब देखो क्या होता है, किसको मिलता है। बीजेपी का समर्थन में बहुमत होता है, उसका आता है। पंजाब में क्लियर कांग्रेस आ गई। आज टीवी में देख रहा था मैं, तो उसमें आया कि भाई आज भी बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही माना जाएगा। तो बड़ी पार्टी के रूप में तो अब भी कांग्रेस ही बनकर उभरी है। अब यूपी का मामला है, यूपी का मामला कुछ समझ में नहीं आता। जीत तो हुई, लेकिन इतनी जीत जो हुई इसमें शक जाता है। जब सेंटर के इलेक्शन हुए तो ये तुम्हारे सुंदर नगरी में एल ब्लॉक की कोई गली है, उसमें 700 के करीब वोटर्स हैं। टोटल मुसलमान हैं और सबके सबने कांग्रेस को वोट किया था। लेकिन वहाँ से 400 के करीब बीजेपी की वोटें कमल खिल गया। ये कैसे खिल गया? वोटर्स ने दी वोट उसको। फिर गाजियाबाद कहला भट्टे पे मुझे बतलाया किसी ने, तो 23-24 हज़ार वोटर्स हैं वहाँ के, टोटल मुस्लिम एरिया है। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो वहाँ 14,000 के करीब कमल खिला पड़ा है। लोग कह रहे थे हमने तो हाथ को दिया था,
कोई कह रहा था हमने तो साइकिल को वोट किया था, लेकिन वह कमल को वोट किया गया। बिलखवा एक कस्बा है, महल्ले का नाम है गढ़ी महल्ला। वहाँ 10-12 हज़ार वोटर्स हैं मुस्लिम, लेकिन वहाँ पे 7,000 से भी ज़्यादा कमल का फूल खिला। ये कुछ समझ में नहीं आती कि ऐसे क्यों हुआ। अब दौरे हाजिर में जो इलेक्शन हुआ, देवबंद जैसी जगह में जहाँ 60% 65% से भी ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, और वहाँ कभी बीजेपी का जीता ही नहीं कोई, वहाँ भी बीजेपी का जीत गया। अगर आधी वोट मुसलमानों की बीएसपी को जाती, आधी वोट समाजवादी को जाती, तो भी मुसलमान ही जीतता, मायावती जीतती कम से कम, या कांग्रेस का जीतता पर। लेकिन वहाँ भी दौरे हाजिर में जो इलेक्शन हुआ उसमें मेरा अपना ख्याल है 100 के करीब मुसलमानों की ऐसी सीट मुस्लिम एरिया की जहाँ मुसलमान अपने दम पे जीत सकता है। और सच्चाई की बात यह भी है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। और जब बीजेपी को वोट नहीं देता तो फिर मुस्लिम इलाके में बीजेपी जीत कैसे गई। एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा, एक शेर पेश करना चाहूंगा। पहले तो कहना चाहूंगा कि क्या बीजेपी में किसी और समाज के लोग हैं? मेरा ख्याल है बीजेपी में भी हिंदू समाज के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू समाज के लोग हैं, बीएसपी में भी हिंदू समाज के लोग हैं, समाजवादी में भी हिंदू समाज के लोग हैं, और इनके मुखिया भी हिंदू समाज के लोग ही हैं। इनके बड़े बड़ी जिम्मेदारी पर, बड़े बड़े ओहदों पे, पद पे वो हिंदू समाज के लोग हैं। लेकिन बीजेपी से ऐसी क्या बात है, बीजेपी में ऐसी क्या बात है जो मुस्लिम समाज के लोग डरते हैं, घबराते हैं, बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। किसी बीजेपी के लीडर ने कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है, हमें वोट दो वरना तो बीजेपी आ जाएगी। चलो, इसके बावजूद भी बीजेपी आई, और किसी हद तक डर ठीक भी हुआ, क्योंकि बीजेपी के दौर में ज्यादातर बेगुनाहों की मौत हुई है। मुझे तो कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने मरवाई है, मेरे होते हुए मरे, मौत की जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या बीजेपी वाले अगर मोहब्बत के 2 अल्फाज अगर मुसलमानों के लिए बोलते हैं तो क्या वो हिंदू धर्म से खारिज हो जाएंगे? तो एक शेर पेश करना चाहता हूं। नफरत ही करते रहे कभी मोहब्बत नहीं की तुमने, नफरत ही करते रहे कभी मोहब्बत नहीं की तुमने, और जब भी कहा हमको मियाँ जी कहा, कभी भैया नहीं कहा तुमने। तो अगर ये भी 2 अल्फाज मुसलमानों के लिए मोहब्बत के बोल दें, वरना इनको चाहिए कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना, इस मुल्क से भगा देना। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं है? तो इनसे पूछो जो मुसलमानों को इनकी हमदर्दी किस तरह से माने। 403 टिकट यूपी के हैं। गुप्ता जी, आप हिंदू, आपसे जो हिंदू पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को कोई हक नहीं बनता? क्या मुसलमानों को इन्होंने, ये कहते हैं यूपी में 20% है, 25% है, चलो आप 10% मान लो, क्या 10% भी मुसलमानों को टिकट नहीं दे सकते? इनका कहना है कि भाई ये मुसलमान जीतते नहीं है इसलिए हम नहीं देना चाहते, ना अहल है।
और हम नहीं चाहते कि हारते हुए कैंडिडेट को हम वोट करें, वो टिकट दें। तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, इस चालाकी और चतुराई के होते हुए भी आप लोगों की क्या 430 सीटों पर आप आए, सब पे 4 पे जीत गए, कुछ तो सीट बची। आप उन सीटों पर 10% दे दीजिए मुसलमानों को जिनको तुम जीत ही नहीं सकते हैं, हारने वाली सीटों पर दे दीजिए ताकि तुम कहने वाले बनो हमने तो दिए ही भाई टिकट। तो ये सबका साथ सबका विकास वाली बात तो गलत साबित होती है। अच्छे दिन आने की बात आई, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन कहाँ है, हमें समझ नहीं आ रही। कारोबार ही खत्म हो गया लोगों का। आप खुद बताओ, यही तो बताओ। तुम अक्सर बीजेपी की हमदर्दी की बात भी करते हो। दुश्मनी तो मैं भी नहीं रखना चाहता बीजेपी वालों से, दुश्मन तो मैं भी नहीं हूं उनका। आप बताओ ईमानदारी से कि क्या रोजगार कारोबार कमजोर नहीं पड़ गया? ईमानदारी से बताओ। ये नहीं कि नोटबंदी से तो उल्टा असर पड़ा, फला असर पड़ा। अमली तौर पे बताओ, क्या इस वक्त दस्तकार को दस्तकारी मिलती है? इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. रोजगार वालों को रोजगार है, बेलदार को बेलदारी मिलती है, कामगार को कामगारी मिलती है। क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी काम करते हो? क्या आज आधी कीमत में भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई है? हाँ या ना बताओ, ईमानदारी से बताओ। आज जो मकान हमने अपना 2 करोड़ रुपए का भी नहीं बेचा था, हम 2.5 करोड़ मांगते थे, लगाने वाले 2 करोड़ लगाते थे। थोड़ा बहुत और कुछ समझ लेंगे, हम कहते थे 2.5 करोड़ से कम नहीं बेचेंगे। वो मकान हमारी मजबूरी में अब
1 करोड़ हमें 1,43,00,000 का बेचना पड़ा। 1,43,00,000 का बेचना पड़ा, और उसके लिए भी ग्राहक ने 6 महीने का टाइम लिया, कैश वो भी नहीं था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कारोबार भी पिट गया, इकोनॉमी गिर गई हमारे मुल्क की। और आप बजोर ताकत में हो, हुकूमत है, दौलत है, ताकत है, फौज है, पुलिस है, अफसरान है। अब तो मुझे लगता है जज भी आप लोगों के बैठे हुए इंसाफ करने की बात मुझे देख के होने लगी है शायद। तो क्या ये बातें, एक ही बात का सवाल जवाब पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब बातें हमारे मुल्क को ताकतवर बना रही हैं? ऐसी बातें, तंगनजरी की बातें, तासुब की बातें, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, कब्रिस्तान की बातें, बिजली की बातें, ईद बकरा ईद की बातें। प्राइम मिनिस्टर तो सभी का होता है, बादशाह है हमारा। हमारे बादशाह ने ऐलान किया था कि 50 दिन के अंदर मैं हर किसी के खाते में मैं ब्याज के लौटा दूंगा, वरना आप मुझे मुजरिम समझना, आप जहाँ चाहो चौक पर खड़े होकर मुझे सजा देना, मुझे मंजूर होगी। अब कई महीने गुजर गए, क्या एक भी आदमी का मैं ब्याज के खाते में वापस पैसे लौटाए गए या लौटाएंगे किसी को पैसे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा बादशाह, हमारा सुल्तान हिंद क्या झूठा है? हमारे बादशाह ने ऐलान किया था कि हमारी हुकूमत बनते ही हम सिर्फ 100 दिन के अंदर हर हिंदुस्तानी के खाते में कम से कम 15 लाख रुपया भेज देंगे। आज कई साल गुजर गए, 15 लाख तो क्या, शायद किसी भी हिंदुस्तानी के खाते में शायद 15 लाख रुपए भी नहीं भेजे गए। इससे साबित होता है कि क्या हमारा बादशाह, हमारा शहंशाह झूठा है? क्या हमारा बादशाह, हमारा शहंशाह लंबी लंबी फेंकता है, लंबी लंबी छोड़ता है? मैं तो कभी कभी ये डिसाइड करने में चूक जाता हूँ, नहीं कर पाता कि एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ हमारे बादशाह हैं, शहंशाह हैं, एक तरफ बादशाह हैं दिल्ली के, एक तरफ शहंशाह हिंदुस्तान है। इन दोनों में बड़ा फेंको कौन सा है? केजरीवाल भी लंबी लंबी फेंकते थे, बिजली हाफ पानी फ्री देंगे, रिश्वतों का मुद्दा उठाया है। यारो हम वो छोड़ो हैं जिन्होंने अच्छे अच्छों को नीचा दिखाया है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने बादशाह को कि इतने इतने लंबे झूठ बोलने वाले बादशाह अपनी रियाया के साथ, अपनी प्रजा के साथ वो बादशाह नहीं हो सकते। अपनी प्रजा के साथ जो बादशाह, जो राजा राजधर्म नहीं निभाता हो, बादशाह उसूल बादशाहत से मुनहरिफ हो गया हो, वो बादशाह नहीं हो सकता। क्योंकि झूठा कभी बादशाह नहीं हो सकता और बादशाह कभी अपने रियाया के लिए झूठा नहीं हो सकता। चमन साहब, एक बात पूछूंगा आपसे, 3 वर्ष हो गए मोदी जी को। इन 3 वर्षों में मोदी जी ने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई गलत काम किया, किसी को परेशान किया या नहीं किया, इनके प्रधानमंत्री होते हुए? देखिए, किसी के मजहबी जज्बात को बरंगेख्ता करना, भड़काना या किसी के मजहब को इमोशनल करके ब्लैकमेलिंग करना, उनकी महिलाओं को, उनकी मस्तूरात को, उनके लेडीज को, ये
क्या किसी समाज, किसी मुस्लिम समाज के ज़मीर पर घातक हमला नहीं लगता आपको? मजहब इस्लाम की आप 3 तलाक की बात की अक्सर करते हैं। बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ अपने बादशाह से, बादशाह हिंदुस्तान, आज तुम्हें ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 3 तलाक मुद्दा क्या है? उस रब ने मैं भी जवाब दूंगा, उस रब ने आपको आज इतना ताकतवर बना दिया है कि आप 67-68 साल के हो गए हो। तो मैं आपके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूं कि उजाले अपनी यादों के मेरे कुछ साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप 67-68 साल के हो, सफेद चिट्टे हो रहे हो, बाल बाल सफेद है। ऊपर वाले की मेहरबानी का आप आज भी फुर्तीले हो, तगड़े तंदुरुस्त हो, ये अच्छी बात है। लेकिन 60-65 साल 70 साल की उम्र के करीब जब आदमी आता है तो उसका ये भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। ये तो जवानों का भरोसा नहीं होता। इतने ताकतवर होने के बाद आज आप, बहुत से इल्जाम है आप पे। दुनिया के कानून के मुताबिक आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। नहीं, आपने बताया नहीं मुस्लिम समुदाय के साथ 3 वर्षों में कौन सा गलत स्टेप हुआ? आपको आज के टाइम में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर समाज भूल जाए कि हमारा बादशाह कभी गलत था, बल्कि नहीं उसने प्राश्चित, देखो उसने ये किया ये किया ये किया, उसको गलत नहीं। अब बात आती है आपकी 3 तलाक की बात। मजहब इस्लाम को समझने की जरूरत है। मैं अगर हिंदू धर्म में आपको कहने लगूं कि आप ये जो उसकी दुर्गा पूजा करते हो, क्यों करते हो भाई? ये तो एक गुस्ताखी गुनाह, ये तो एक मूर्ति है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारा क्या भला करेगी? तो पत्थर की एक मूर्ति है। तो आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। आप कहोगे यार ये इस मुसलमान के से तो दोस्ती भी करना बेकार है, ये तो सीधा सीधा हमारी दुर्गा माँ की तौहीन कर रहा। पहली बात तो यह है, हमारे इस्लाम धर्म का एक श्लोक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अगर किसी को हमारे मजहब की बात पसंद नहीं आती हो वो हमारे मजहब को फॉलो ना करे, कोई मजबूरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। उसका धर्म उसके लिए मुबारक हो, हमारा धर्म हमारे लिए मुबारक हो, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद आप शहंशाह वक्त हो, आज आप बजोर ताकत कुछ भी कर सकते हो। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great. मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या जीता कहानी बना? प्रधानमंत्री जो है जिस तरफ की भी उंगली उठा देंगे ना इस वक्त, वही सप्पा हो जाएगा। कोई यूं कहने वाला नहीं होगा प्रधानमंत्री जी आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो क्या मुझे बिल्कुल मनवाना चाहते हो? मैंने आपको बताया, आप मनवाने की बात करें, आप कह रहे हैं कि वहाँ बदमाशी हुई, बेईमानी हुई, सब कुछ हुआ, तब यदि आपकी बात वहाँ पहुँचेंगी मोदी जी पास, तब मोदी जी आपसे पूछेंगे, मोदी जी नहीं पूछेंगे आपसे कि चमन साहब आपने ये बातें कैसे कही कि हमने बेईमानी की, हेराफेरी की? उसके लिए मेरा एक जवाब है। 10 मुस्लिम इलाकों से जहां मुसलमान 50% के करीब या 50% से जाते हैं, वहां बैलेट पेपर से वोटिंग कराया, दोबारा चुनाव कराए, अब क्या नहीं है, दोबारा चुनाव, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट रहे, वोटर्स वो हैं। जहाँ सभी गए कि फला 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 आदमी, बैलेट पेपर पर उन्हीं की तस्वीर दे के भेज दो, उन्हीं का निशान लगा के भेज दो और पुराने ढंग से उसकी वोटिंग कराइए। अगर किसी वजह से वो
बीजेपी जीत जाती है 10 सीट, तो उस 10 सीट पे जो भी खर्चा आता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच कर उसको दे दूंगा। तो चमन साहब, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना खर्चा दे उन्होंने नहीं, आप तो दे देंगे, पर पार्टी ने मुद्दा क्यों उठाया कि यहाँ दोबारा चुनाव किए जाएं? आप मुद्दा उठा रहे हैं, आप कांग्रेसी हैं, ठीक है, पर आपके जो बड़े नेता हैं वो क्यों चुप बैठे हैं? मैंने, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, मेरी औकात ना तो इलेक्शन दोबारा लड़ाने की, मैं कैंडिडेट के रूप में पेश तो किया गया लोनी विधानसभा से, लेकिन वो उसमें चली गई गठबंधन में। तो एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ। चमन साहब, आप तो झूठ बोल रहे हैं। गठबंधन जब हुआ था तब आपकी सीट पक्की हुई थी, 103 सीटों में सीट आपकी थी, और बाद में किसी ने आपसे मन से आपकी सीट कटवाई। चलो बहरहाल कट गई या कटवा दी गई, आपने पैसे नहीं पहुंचाए इसलिए कट गई वो। मेरी बात सुन, नहीं, पैसे की मुझसे बात नहीं की गई। हाँ, जिस आदमी ने चालाकी की उसने मुझसे पैसे की बात रखी थी, रखवाई थी किसी से कि फला तो इतना दे रहा, तुम कम से कम इतना दे दो। मैंने कहा भैया, मैंने आज तक कभी टिकट मांगा ही नहीं पार्टी से। पार्टी के लोगों ने मुझसे कई 1-2 दफा कहा कि बेटे आप तैयारी करो, टिकट देंगे। मैंने तैयारी की, एंड टाइम पे मेरा टिकट काट दिया गया चालाकी से। तो गुस्सा भी आया कि मेरा पैसा क्यों खर्च करवाया प्रचार में। बहरहाल मैंने कभी भी चक्कर नहीं काटे पार्टी वालों के। यदि आपको टिकट पक्की हो जाती तो क्या आप जीत पाते वहां से इस मौसम के अंदर, जैसा मौसम हुआ है? जी, अब जो मौसम हुआ है, बात अगर ईमानदारी, फिर वही बात आती है, बात अगर ईमानदारी के इलेक्शन की होती तो 1001% वो सीट मैंने कांग्रेस की झोली में निकाल के डाल दी थी। 4 महीने में इतनी मेहनत की थी। अब बात आती है बेईमानी की, तुम आपके जान, आप कैसे बेईमानी कहते हैं? क्या आपके पास सबूत है कि बेईमानी हुई है? अभी हुई जो आदमी किसी राहुल गांधी ये क्यों नहीं कह रहे, सोनिया गांधी जी क्यों नहीं कोर्ट में जाते हैं कि यहाँ बदमाशी हुई, बेईमानी हुई है? कोर्ट है, सब कुछ है, क्या नहीं है? ऐसा है, अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं बतला दूंगा। क्या उन्हें नहीं पता कि बेईमानी हुई है? हो सकता है वो गैतल हो, इस बात पर ध्यान न दे रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना कह रहा हूँ, मैं लोनी विधानसभा का कैंडिडेट हूँ। आज भी लिस्ट में जब आप नाम निकालोगे, पहले गूगल पे निकालोगे, मेरा नाम आएगा, पहली लिस्ट में मेरा नाम है। और पहले लिस्ट में उन लोगों का नाम किया जाता है जो निर्विरोध, जिनको टिकट दिया जाता है, जो भारी भरकम माने जाते हैं। तो मैं पहली लिस्ट में कैंडिडेट हूँ, तो मुझे कम से कम इतना तो पता होगा कि मेरे इलाके में कितने वोटर्स हैं। इतनी तो जानकारी मैंने कर ली होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक 4,25,000 से 30,000 के करीब वोटर हैं। 4,25,000 से 30,000 के करीब वोटर हैं। जब यहाँ इलेक्शन हो रहा था, वोट पड़ रहे थे, आप बुलाया चुनाव में नहीं बुलाया था? जब चुनाव था और दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दी तो क्या आप गए थे वहाँ? न मुझे किसी ने बुलाया ना मैं गया। जब आप प्रत्याशी बना दे गए थे तो आप, उनकी ड्यूटी बनती है कि चमन साहब को यहाँ इनवाइट करें, उनके भाषणबाजी करवाएं, तो क्यों नहीं कराई गई? क्या वजह है? उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, और यही बात साबित करती है उनकी, राशिद मलिक साहब की, कि उनके दिल में चोर था। उनके दिमाग में ये थी कि मैंने पैसा देकर जो सिंबल बांट रहे थे उनसे अपनी तरफ करवाया है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, कभी नहीं। चाहते तो अगर दिमाग होता तो ये कहते कि जी मैं अपनी पार्टी से आपको ये दिलवाऊंगा, अपनी पार्टी से कह लूँगा हमारी हुकूमत बनेगी तो आपको ये करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ, इस बात पर आप मुझे बेईमानी की तरफ की बात कर रहे हो। तो 403 उसमें ऐलान हुआ कि 55% लोनी में वोटिंग हुआ है। ठीक है, 4,25,000 के बजाय 30,000 वोट मानो, 40,000 वोट मान लो, 4,50,000 वोट मान लो। ठीक है, इसका 55% कितना बैठता है? आप मुझे बताओ।
2.25 बैठेगा, 2.25 के आसपास। 2.30 मान लो। एक कैंडिडेट की 1,14,000 कुछ वोट पड़ी, एक कैंडिडेट की 70,000 कुछ 100 वोट पड़ी। कितने हुए? 1,14,000, 184 हो गया है जी, 184 ऊपर की छोड़ो, जबकि दोनों मिला के हजार बनती हैं। कम से कम 85,000, 1,85,000 बन गई। 53,000 के करीब मदन भैया की पड़ी। कितने हुए? एकदम 236 हो गए। 236 हो गए। 45,000 हमारी पार्टी वाले की पड़ी, गठबंधन वाले की। 36 तो 81 हो गए। तो ये बाकी वोट कहाँ से आ गए? ये तो आपका मानना है कि बेईमानी हुई है? आपका मुझे मानना आपका जवाब दो, मौके पे है, मेरी विधानसभा मौजूद है। तो वैसे आपका मानना बेईमानी हुई है? बेईमानी से 1001% सच्चाई तो ये है। तो चिमन साहब, लेकिन अब तुम मुझे किसी दिन मरवा के रहोगे, चमन साहब, क्योंकि आज जो है ना, मतलब हालात ये है, उसी को ठोक दिया गया, उसी को। चमन साहब, मुझे तो बगैर उसके ठोक दिया। आप ठीक हैं? अब ये त्योहार मुझे तो बगैर किसी उसका मतलब नहीं ठोक होली का दिया। पावन पर्व है और राष्ट्रीय त्योहार है, आप जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं दिल की गहराइयों से अपने सभी अहले वतन को, अपने मुल्क के सभी बाशिंदों को, अपने दिलो जान से प्यारे हिंदू भाइयों को, अपने दिलो जान से प्यारे मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, हिंदुस्तान के सभी समाज के भाइयों को, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उस ईश्वर से, उस गॉड से, उस अल्लाह ताला से, उस रब्बे कायनात से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब, तूने इन बीजेपी वालों को हुकूमत तो अता की, इन्हें मोहब्बत भी अता करते हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कहा कि महात्मा गांधी जी, चलो ऐसा कर लेते हैं कि एक मुल्क मुसलमानों को बना के दे देते हैं, एक मुल्क हिंदुओं को बना के दे देते हैं, ताकि हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम कौमें निज़ामी खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम फिसादी खत्म हो जाए। तो जानते हैं बाबा कौम महात्मा गांधी ने क्या कहा? ना ना ना, है ब्रिटिश गवर्नमेंट के गासिबाना काबिज फिरंगियों, तुम लोग मेरे मुल्क पे हुकूमत तो कर सकते हो, तुम लोग मेरे मुल्क पे हुकूमत तो कर सकते हो, लेकिन मोहब्बत करना नहीं जानते। अरे ये हिंदू या मुसलमान तो मेरे मुल्क के दो हाथ हैं, ये हिंदू या मुसलमान तो मेरे मुल्क के दो हाथ हैं। अगर इन दोनों हाथों को अलग कर दिया गया तो मेरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, टुंटा हो जाएगा, लुच्चा हो जाएगा, अपाहज हो जाएगा। लेकिन उसी बाबा कौम महात्मा गांधी की जाए पैदाइश यानी गुजरात में 20,000 बेगुनाहों का कत्ल हो जाता है। चमन साहब, त्योहार है, त्योहार है, ये बातें बाद में होंगी, सब त्योहार की बात कीजिए और जनता को सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शेष पेश कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हे गॉड, हे ईश्वर, हे अल्लाह ताला, हम सभी हिंदुस्तानियों को बाबा कौम महात्मा गांधी की रास्तों पर चलने की तौफीक दे। हम आपस में एक दूसरे की मोहब्बत करें। जो हमारे भटके हुए भाई हैं, नफरतों की बातें करते हैं,
उनके अंदर भी मोहब्बत आ जाए, ऐसा कुछ माहौल हो। अब आपने एक शेर को कहा तो शेर जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा है, हो सके तो उसको बर्दाश्त कर लेना। बाबा कौम महात्मा गांधी भी गुजरात के बाशिंदे थे और हमारा आज का बादशाह वो भी गुजरात का बाशिंदा है। लेकिन ताज्जुब की बात है, एक बाग के दो माली ख्याल जुदा जुदा है। एक बाग के दो माली ख्याल जुदा जुदा है। एक बाबा कौम कहलाता था, एक बाबा कौम कहलाता था और एक जल्लाद कहला रहा है। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर हैं 2211 0638 2212 0637 98 107218 48 9818 7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके पास @your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi@pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।